हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। एजू साइंस ऐप और यूट्यूब चैनल मैथ्स मैथ राउंड सर पर आपका स्वागत है। बीएससी और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स अपन पढ़ रहे हैं, जिसका पेपर फर्स्ट रियल एनालिसिस एंड मैट्रिक स्पेस, वास्तविक विश्लेषण और दूरी समझ में चल रहा था। इसके डेमो क्लासेस चल रही हैं और आज क्लास नंबर 7 है। जैसा कि मैंने आप सबको पहले बताया था कि आपको 7 डेमो क्लासेज अब यूट्यूब चैनल पर ही मिलेंगी और उसके बाद आने वाली, जैसे मैंने पहला बताया था कि उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्लासेज आपको एप्लीकेशन पर मिलेंगी और उनके बाद जो क्लासेज है सारी की सारी आपको एप्लीकेशन पर ही पेड कोर्स में मिलने वाली है। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि आप जल्दी से कोर्स को परचेज कर लीजिए, न्यू स्टूडेंट हो चाहे पुराने स्टूडेंट हो। आज क्लास नंबर 7 है, जो कि यूट्यूब चैनल पर लास्ट क्लास है। इसके बाद यूट्यूब पर इसकी डेमो क्लासेज नहीं आएंगी, ओनली एप्लीकेशन पर 3 क्लासेज और आएंगी। एप्लीकेशन पर 3 फ्री क्लासेज और आएंगी, डेमो क्लासेज, ठीक है। उसके बाद फिर वो फ्री क्लासेज भी आना बंद हो जाएंगी। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा इन 7 डेमो क्लासेस को देखिए, जज कीजिए चीज़ों को लेकर और अपनी फीस पे कीजिए और फिर आगे बढ़िए क्लासेस को लेते हुए। कल से जो क्लासेज आएंगी वो केवल एप्लीकेशन पर आएंगी, यूट्यूब चैनल पर नहीं आएंगी, पहले ही बता रहा हूँ। तो सब लोग ध्यान रखिएगा। और जैसा कि मैं हर बार आपसे कहता हूँ कि इस क्लास को लेने से पहले जो पिछली क्लासेज हो चुकी हैं, एक बार आप उनको देखते हुए आइए, तब आप इस क्लास पर आइए। कुछ बच्चे कमेंट करके फीस वगैरह के बारे में पूछते हैं, तो फीस का मैंने बता रखा है कि इस पेपर की फीस 799 रुपीज़ है, कंप्लीट पेपर की, जिसमें आपको सारी की सारी वीडियो एग्जाम तक अवेलेबल रहेंगी। क्लासेस जितनी भी है ना, सारी की सारी आपके पास एग्जाम तक अवेलेबल रहेंगी, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि फीस वगैरह पे करने के लिए या किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप मुझे मेरे नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए चाहे डायरेक्ट मैसेज कीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और सबसे बड़ी चीज़ यही कि बार बार कह रहा हूँ, आज आखिरी क्लास है यूट्यूब पर। इसके बाद यूट्यूब पर डेमो क्लास नहीं आएगी सेकेंड ईयर की, फर्स्ट पेपर की। उसके बाद थर्ड पेपर की आएगी, जब देखा जाएगा, लेकिन फर्स्ट पेपर की नहीं आएगी। 3 क्लासेज आपको एप्लीकेशन पर और मिलेंगी, मतलब टोटल 10 डेमो क्लासेज हो जाएंगे, जिनमें 7 यूट्यूब पर और 10 कहाँ पर, आपके ऐप पर। ऐप कौन सा? एजू साइंस ऐप। और आपने देखा होगा जब क्लास शुरू होती है तो साइड में आपको उसका स्क्रीनशॉट भी दिखता होगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए और फिर अपना कोर्स सेलेक्ट करके उसमें बैचलर ऑफ साइंस आगे बढ़िए। और फ्री कोर्सेज, 2 तरह के कोर्सेज वहाँ आपको दिखेंगे। एक आपको फ्री कोर्स दिखेगा, एक आपको पेड कोर्स दिखेगा। फ्री कोर्स को आप डायरेक्टली देख सकते हैं, कोई भी बच्चा देख सकता है उसको, किसी भी क्लास का। तो फ्री कोर्सेज को आप देखिए, उसमें सारी सारी क्लासेज आपको मिलेंगी, ठीक है। और फ्री कोर्सेज में कुछ जो एक्स्ट्रा फीचर्स है वो नहीं आपको शो करेंगे, मतलब जैसे क्वालिटी सेट का ऑप्शन है, स्पीड का ऑप्शन है, ये आपको फ्री कोर्स में नहीं दिखेगा। ये केवल कहाँ पर है? पेड कोर्स में ही है। तो बाकी पढ़ते रहिए, क्लास को लेते रहिए। ये क्लास देखने से पहले पिछली जो 6 क्लास हो चुकी है उनको देखते हुए आप आइए, और कल से फिर अपन कहाँ पर मिलेंगे? एप्लीकेशन पर ही मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास तक हमने एक टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम था मोनोटोनिक सीक्वेंस, ठीक है, एक दिष्ट अनुक्रम। या तो वो बढ़ता हुआ होगा या वो घटता हुआ होगा। यदि बढ़ता हुआ है तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, वर्धमान। और यदि घटता हुआ है तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ह्रासमान। और वर्धमान में भी मैंने एक पढ़ा था क्या कि एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम था ही, लेकिन निरंतर एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस में भी आपको समझाया था। वो सिड्डी वाला उदाहरण समझाया था ना, आप सबको समझ में भी आ गया होगा, अच्छे से आपका क्लियर भी हो गया होगा। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों की क्लासेज आप यहाँ पर चल रही हैं, आपको पता होगा। सबसे यही कहना चाहूँगा कि पिछली क्लासेज को देखते हुए इस क्लास पर आइए, ठीक है। और जब भी आप क्लास देखें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया करो, ताकि आपको आगे आने वाली सारी क्लासेज मिलती रहे और धीरे धीरे देखते जाइए। चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। पिछले क्लास में अपन ने निरंतर एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम तक, मतलब स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस के बारे में पढ़ लिया था। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है क्या? ह्रासमान अनुक्रम या फिर निरंतर ह्रासमान अनुक्रम के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखिए आगे। आगे देखिएगा, टॉपिक का नाम है अपना एक दिष्ट ह्रासमान अनुक्रम या फिर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। मतलब क्या होता है? जो इंक्रीजिंग था ना उसका जस्ट अपोजिट है ये। इंक्रीजिंग में क्या हो रहा था कि जो नेक्स्ट टर्म थी वो पिछली टर्म से बड़ी थी। सिंपल सा फंडा ये था, मतलब जो पिछली टर्म होगी, अगली जो टर्म होगी वो पिछली टर्म से बड़ी होगी। सीधा फंडा ये था वहां पर, नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से क्या होगी? ग्रेटर होगी या फिर इक्वल होगी। यहां जस्ट अपोजिट है। कैसे? कि कोई अनुक्रम xn ह्रासमान होता है। मैंने बताया था ना, सीक्वेंस को या अनुक्रम को लिखने का तरीका क्या होता है कि करली ब्रैकेट में आप xn लिखिए। xn क्या है? nth टर्म। nth टर्म क्या होती है? कोई सी भी टर्म हो सकती है, लास्ट टर्म होना जरूरी नहीं है। nth जो टर्म है या nवा जो पद है वो कोई सा भी पद हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कैसे हो सकता है, ठीक है। डिपेंड ऑन n। यदि आप n की वैल्यू जो रखोगे उसके अकॉर्डिंग वो टर्म बन जाएगी अपने आप। यदि xn + 1 लेस देन इक्वल टू कितना है? xn
फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, या क्या लिखोगे xn प्लस वन लेस देन इक्वल टू xn का मतलब क्या है, xn का मतलब है nth टर्म, xn का मतलब क्या है nth टर्म, बोले तो nवा पद क्या है ये nवा पद, और xn प्लस वन का मतलब क्या है n प्लस वन टर्म, xn प्लस वन का मतलब क्या है n प्लस वन टर्म, मतलब n प्लस वनवा पद। क्लियर हुआ। अब मुझे एक बात बताओ कि ये बड़ा पद है या ये छोटा पद है। बड़ा छोटे का मतलब ये कि बाद में कौन सा आ रहा है कि सर डेफिनेट है बाद में तो xn प्लस वन ही आएगा, पहले कौन सा आएगा xn आएगा, पहले कौन सा है xn, उसके बाद में कौन सा है xn प्लस वन। तो जो बाद वाला है ना वो पहले वाले से छोटा है, देख लो ये बाद में आ रहा है xn प्लस वन, ये पहले आ रहा है, तो बाद वाला जो पद है जो बाद में आ रहा है वो पहले वाले से क्या है छोटा है, स्मॉलर है, या फिर उसके क्या है इक्वल है। तो ऐसी कंडीशन को अपन क्या बोल देते हैं एकदिष्ट हास्यमान अनुक्रम। मतलब कोई सीक्वेंस ऐसा हो, कोई अनुक्रम ऐसा हो जिसकी जो टर्म्स है ना वो पिछले वाली टर्म से क्या छोटी होती जा रही हो। जैसे एग्जांपल में समझाया भी था, आपको याद हो तो जैसे 1/n है, इसका मैंने सिंपल सा आपको फंडा सिखाया था कि 1, 1/2, 1/3, 1/4 घटते हुए जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं ना। तो जब कम होते हुए जा रहे हैं तो कैसा है ये डिक्रीजिंग है, ठीक है। अब वो बात अलग है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, मतलब निरंतर आसमान है, वो बात अलग चीज है। लेकिन अभी केवल अपन को इतना सा देखना है कि हाँ कि जो नेक्स्ट टर्म है वो पिछली टर्म से प्रीवियस टर्म से क्या है छोटी है। तो देख लो 1/2 1 से छोटा है या नहीं कि सर है, 1/3 1/2 से छोटा है कि सर है, 1/4 1/3 से छोटा है कि सर है, होता भी है। बात क्लियर हुई इंग्लिश में। अ सीक्वेंस एक्शन इज डिक्रीजिंग या फिर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग इफ, ये कंडीशन फिर से वही है। अच्छा एक चीज और सुनिएगा अगली टर्म पिछली टर्म से छोटी है, नेक्स्ट टर्म जो है वो प्रीवियस टर्म से क्या है स्मॉलर है या फिर उसके इक्वल है। तो जो x1 से छोटा कौन है कि सर x2 है, दिख रहा है। उससे छोटा कौन है x3, इक्वल भी हो सकता है। उससे छोटा x4, उससे छोटा x5, उससे छोटा x6, x से जो आगे जितने भी टर्म बनेंगे सब क्या होती जाएंगी छोटी होती जाएंगी। कहने का मतलब यदि एक छोटा सा ग्राफ ड्रॉ किया जाए, एक छोटा सा यदि ग्राफ बनाया जाए, यहां पर कितना है o, ठीक है, छोटा सा मैंने ग्राफ बना दिया। अब इसके बाद सुनिएगा, सपोज करो कि यहां पर हमारा x1 है, उसके बाद हमारा कौन सा है x2, यहां पर है x3, यहां पर कौन सा है x4, फिर यहां पर कौन सा है x5। ध्यान रखिएगा इक्वल की कंडीशन को भी अपन शामिल कर रहे हैं, मतलब इक्वल की कंडीशन को इक्वल कर इंक्लूड कर रहे हैं अपन। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। सपोज कीजिए x1 की वैल्यू कितनी है, यहां है, x2 की वैल्यू डेफिनेटली इससे कम रखनी पड़ेगी, डिक्रीजिंग दिखाना है तो x3 की भी इससे कम रख ली लो। मान लीजिए किसी स्पेशल कंडीशन के लिए x3 और x4 इक्वल आ गए, मतलब x3 और x4 क्या आ गए इक्वल आ गए, ये लो जी, फिर x5 आ गया। तो कुछ सिचुएशन ऐसी तो बनेगी, ये यहां से चला, यहां से गया, इधर गया और फिर इधर गया। तो ये कैसा है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, मतलब ये एकदिष्ट हास्यमान अनुक्रम आपका है। क्लियर हुई मेरी बात, समझ में आ गया होगा। ठीक है आता। अब इसी को अपन आगे बढ़ाते हैं, कैसे कि यदि यहां से इक्वल का साइन हट जाए, मतलब इक्वल वाली स्थिति ना बने, वो सीढ़ी वाली कंडीशन आ गई। मैंने बताया था कि आप जैसे किसी मंदिर में जाते हो, पहाड़ों पर जो है उस पर आप ऊपर चढ़ रहे हो, तब तो वो कौन सा हो गया इंक्रीज हो गया, अब वापस उतराओ उससे ऊपर से। भाई लास्ट क्लास में मैंने आपको ऊपर चढ़ा दिया था ना, तो ऊपर जाके तुम बैठोगे थोड़ी, वापस भी तो आओगे ना। तो अब ये थोड़ी 3 दिन से तुम 2 दिन से तुम ऊपर ही बैठे होगे, संडे निकल गया, संडे में ऊपर ही बैठे, आज मंडे है तो बेटा मंडे को नीचे आ जाओ। आ जाओ, वहां से उतरते हुए नीचे आओगे तो कैसे उतरोगे, कंडीशन वही है, आप चलते गए चलते गए चलते गए, फिर आपको थोड़ा सीधा चलना है, फिर आप उतरे 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 फिर सीधा चलना है, फिर उतरे फिर सीधा चलना है। तो ऐसी कंडीशन क्या बन जाती है हमारी कि सर ऐसी कंडीशन बन जाती है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस या फिर एकदिष्ट हास्यमान अनुक्रम। सब नीचे आ जाओ, उस दिन चढ़े थे अपन ऊपर और आज नीचे आ जाओ, सबके सब आगे हो गए, ठीक है। तो वही सिस्टम है पूरा का पूरा। अब इसमें स्पेशल कंडीशन आती है कि यदि ये इक्वल का साइन हट जाए सब जगह से, क्या हो जाए कि सब जगह से इक्वल का साइन हट जाए, ऐसी कंडीशन ना बने कि दोनों इक्वल हो, मतलब हमें सीधा ना चलना पड़े, केवल हम उतरते आ रहे हैं उतरते आ रहे हैं उतर नीचे उतरते ही चले गए। तब क्या होगा, सिंपल सा फंडा है, इस तरह का इसका ग्राफ बन जाएगा, x1 x2 x3 x4, यहाँ ये और ये डिक्रीजिंग ऐसे चलता चला जाएगा, कैसे भी ग्राफ जो भी बनेगा डिक्रीजिंग सीक्वेंस हमारा बन जाएगा। उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। लिख देना, मतलब सेम आपको करना है, यहां से लिखना है स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकल डिक्रीजिंग सीक्वेंस, निरंतर एकदिष्ट हास्यमान अनुक्रम, उसमें से इक्वल का साइन हटा देना बस, ठीक है। तो आप एक बार इसको नोट करिए
और इक्वल का साइन हटा के उसको क्या बना दीजिए, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस या फिर निरंतर ह्रासमान अनुक्रम बना दीजिए उसको, एक दिश ह्रासमान अनुक्रम, और लिख दीजिए उसको। ठीक है, बाकी अपन आगे देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक अपन क्या ले रहे हैं। और सबसे ये कहना चाहूंगा कि क्लासेस को तुरंत देख लीजिए, जितने भी डेमो लेक्चर्स हैं यहाँ पर, और एप्लीकेशन को आपने सबने डाउनलोड कर भी लिया होगा। और एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पे आप जैसे ही सर्च करोगे ना, EduScience, EDUSCIENCE यहाँ लिख रहा होगा, साइड में दिख रहा होगा, तो तुरंत ही आपको सबसे पहले यही एप्लीकेशन मिलेगा, और उसको डाउनलोड करें, रजिस्ट्रेशन करें और क्लासेस को देखना चालू करें। ठीक है, देखिए आगे। आगे देखिएगा, शुरू करने से पहले बता देता हूँ मैं आपको, पहले मैं बता चुका हूँ, सुन लिया होगा, लास्ट लेक्चर है यूट्यूब चैनल पर डेमो का। इसके बाद 3 लेक्चर्स आपको एप्लीकेशन पर मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद सारे लेक्चर्स कहाँ मिलेंगे, आपको पेड कोर्स में मिलेंगे। ठीक है, तो जल्दी से अपनी फीस वगैरह सबमिट करवाइए, सारे बच्चे जुड़िए, और किसी तरह कोई डाउट क्वेरी किसी को भी होती है यानी किसी भी सिचुएशन में, तो आप मुझे मेरे नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट है हमारे पास एक छोटी सी डेफिनेशन कि अपन किसी सीक्वेंस को अपन एक दिश या मोनोटोनिक कब कहेंगे। तो या तो वो इंक्रीजिंग मोनोटोनिक सीक्वेंस हो, मतलब मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो, एक दिश वर्धमान हो, या फिर वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो, तो भी उसको क्या बोला जाता है, एक दिश या मोनोटोनिक बोला जाता है। समझिएगा ध्यान से, क्या कि a sequence is called monotonic if it is monotonic increasing और monotonic decreasing sequence। और लग गया, मतलब या तो वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो या वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो, कोई सा हो दोनों में से एक, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, एक दिष्ट या फिर मोनोटोनिक बोल देते हैं। तो देखिएगा कि एक अनुक्रम एक दिष्ट कहलाता है यदि या तो वह एक दिष्ट वर्धमान है या एक दिष्ट ह्रासमान है। सिंपल छोटी सी डेफिनेशन है, कोई बड़ी वाली बात नहीं है, आप स्टार बना के या नोट करके लिख सकते हैं। ठीक है, या आप नोट कैसे पहले पॉइंट मान लीजिए। अब यहां से एक मजेदार चीज बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। क्या, सुनो, मैंने आपको बताया था कि जो एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम है, एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम बोले तो कि सर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है जी, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग के बारे में एक चीज बताई थी कि जो नेक्स्ट टर्म होती है ना, वो लास्ट टर्म से, मतलब नेक्स्ट टर्म जो होती है वो प्रीवियस टर्म से या तो बड़ी होगी या फिर उसके इक्वल होगी, मतलब अगला पद पिछले पद से बड़ा या फिर उससे बराबर होगा। मतलब जो xn+1 है वो हमेशा ग्रेटर देन होगा किससे, xn से, फॉर ऑल n बिलोंग करेगा किसमें, नेचुरल नंबर या फिर प्राकृत संख्याओं में। ठीक है, अच्छा सुनो, क्या इस xn को उठा के अपन इधर नहीं ला सकते, कि सर ला सकते हो, कि xn+1 - xn ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, xn, वही फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। कोई दिक्कत, सॉरी 0 बचेगा, क्या रहेगा यहाँ पे 0। ठीक, अच्छा किसी नंबर का ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या होता है, 0 भाई इक्वल पे 0 है तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे लेकिन ग्रेटर देन की यदि बात करी जाए तो 0 से बड़े होने का मतलब क्या है कि सर पॉजिटिव नंबर। सही बोल रहा हूं भाई, 0 से ग्रेटर होने का मतलब क्या है कि सर 0 से ग्रेटर होने का मतलब है पॉजिटिव नंबर। ठीक है, मतलब आप इंप्लाइज करके लिख सकते हो भाई, यदि 0 आ गया ना, यदि इक्वल ले लिया, एक कंडीशन मैंने ये उठा ली कि xn+1 - xn = 0, तो xn+1 = xn, मतलब अगला टर्म पिछले पद टर्म के इक्वल है, मतलब सारे पद इक्वल हो गए फिर तो, जैसे 1 1 1 1 1 1 हो गया। ठीक है, उसको छोड़ो, अब मैं ग्रेटर देन वाली कंडीशन ले रहा हूं इसमें, क्या कि xn+1 - xn ग्रेटर देन यदि 0 हो, तो कोई भी चीज यदि ग्रेटर देन 0 है या 0 से बड़ी है तो उसका मतलब क्या होता है कि सर डेफिनेटली पॉजिटिव है, वो मतलब धनात्मक संख्या। ठीक है, मतलब आप लिख सकते हो कि कोई सीक्वेंस एकदिष्ट वर्धमान
अनुक्रम, कोई भी अनुक्रम एक दिष्ट वर्धमान होगा, ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा यदि जो xn प्लस वन और xn का जो डिफरेंस है, xn प्लस वन और xn का जो डिफरेंस है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है भैया? एक पॉजिटिव क्वांटिटी है या फिर धनात्मक संख्या है। बात समझ में आई कि यदि xn प्लस वन अगले में से यदि पिछले को माइनस किया जाए तो पॉजिटिव, और देखो आना भी है, समझो थोड़ा बेसिक में जाओ, 7th क्लास में जाओ, कि ये xn प्लस वन बड़ा है xn से, दिख रहा है साफ साफ, ग्रेटर देन वाली कंडीशन लूं तो xn प्लस वन बड़ा है किससे? x इक्वल वाली कंडीशन छोड़ देना केवल, मुझे इससे मतलब ग्रेटर देन से, xn प्लस वन बड़ा है किससे? xn से, ठीक है। और यहां मैं कर क्या रहा हूं कि xn प्लस वन में से xn को माइनस कर रहा हूं, ये बड़ा है ये छोटा है, बड़े में से छोटा माइनस करते हैं, बड़े में से छोटा माइनस करते हैं तो डेफिनेटली पॉजिटिव आता है, पढ़ रखा है तो अपन ने भाई। 4 में से 3 माइनस करो तो पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, 9 में से 2 माइनस करो 7 आएगा सर, पॉजिटिव आएगा। तो कभी भी यदि बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस किया जाए तो पॉजिटिव आता है, तो वही यहाँ पे हो रहा है, xn प्लस वन बड़ा है xn छोटा है तो पॉजिटिव आ रहा है। ये कंडीशन किसके लिए थी? एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम निरंतर की बात करेगा, निरंतर की बात करेगा तो भी यही कंडीशन अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। सेम यदि मैं हासमान के लिए देखूं तो इधर लिख देता हूं, देखना ध्यान से, आप उसके हिसाब दे रहे ना, पहले ये पढ़ाया था, उसके बाद फिर ये पढ़ाया था, उसके बाद अब ये पढ़ा रहा हूं, है ना। चलो, अगर मैं एक दिष्ट हासमान अनुक्रम की बात करूं तो कि सर एक दिष्ट हासमान अनुक्रम बोले तो कि सर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, दोनों ही आगे इसमें है ना, स्पेसिफाइड नहीं कर रहा मैं, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। इसमें क्या होता था कि जो नेक्स्ट टर्म थी ना वो प्रीवियस टर्म से छोटी थी, मतलब जो xn प्लस वन था वो लेस था किससे? xn से। xn प्लस वन किससे छोटा था? xn से, है ना, इक्वल का साइन भी लग रहा है यहाँ पर, तो और फोर ऑल n बिलोंग कर रहा था किसमें? n में। तो देखो सेम कंडीशन यहाँ हो जाएगी कि जो xn प्लस वन में से यदि xn को माइनस किया तो 0 से लेस आएगा, मैं इसको उठा के इधर ले गया तो 0 बचेगा, और साथ साथ 0 से लेस आने का मतलब क्या है कि जो xn प्लस वन और xn का जो डिफरेंस है वो कैसा आना चाहिए कि सर नेगेटिव आना चाहिए। कैसा आना चाहिए? वो नेगेटिव आना चाहिए। तो अब इन तीनों को पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, सिंपल सा फंडा है, यदि कभी भी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम है, तो अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस करने पर पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, धनात्मक संख्या आएगी। आनी भाई, ये बड़ा है ये छोटा है, बड़े में से छोटा माइनस किया तो पॉजिटिव आएगा, धनात्मक। सेम यदि मैं इधर जाऊं कि एक दिष्ट हासमान अनुक्रम के लिए या फिर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस के लिए, इसमें क्या होता है कि जो नेक्स्ट टर्म होती है वो प्रीवियस टर्म से क्या होती है? छोटी होती है। नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से क्या होती है? छोटी होती है। अब छोटे में से बड़े को माइनस करोगे तो सर सीधी सी बात है नेगेटिव तो आना ही है, अरे ऋणात्मक तो आएगा ही ना नेगेटिव, तो इसलिए वजह से वो नेगेटिव मैंने लिख दिया है। अब ये दो बातें जो मैंने आपको कही है इन पे मैं आपको छोटे छोटे 2 एग्जांपल समझाता हूं, उसके बाद फिर अपन आगे अनुक्रम के सीमा है उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखिए आगे। आगे देखिएगा, तो जो भी हमने पढ़ा ना उसके ऊपर अपन एग्जांपल देख रहे हैं छोटे छोटे, है ना। एक तो वर्धमान के लिए देख रहे हैं अपन इंक्रीजिंग के लिए, और एक हासमान के लिए देखेंगे। तो क्वेश्चन हमारा है कि चेक इफ सीक्वेंस n अपॉन n प्लस वन इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, मतलब जो हमारे ये अनुक्रम अपन को दे रखा है ना n अपॉन n प्लस वन, ये वर्धमान है या हासमान है, हमें चेक करना है। सिंपल सा फंडा मैंने आपको सिखाया कि यदि नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करने पर पॉजिटिव क्वांटिटी आती है तो वर्धमान है, मतलब अगले पद में से पिछला पद माइनस करोगे धनात्मक संख्या आती है तब तो वर्धमान है, और यदि अगले में से पिछला माइनस करने पर नेगेटिव आता है, मतलब जो छोटा है यदि अगला, तो वो कैसा होगा? हासमान होगा। तो यहाँ चेक करते हैं, सिंपली देखिएगा पर कि हियर सॉल्यूशन देखो इसका, हियर जो xn है वो क्या दे रखा है अपन को
कि सर n अपॉन n प्लस 1, ठीक है। तो xn क्या होगा, n टर्म हो गई सर n अपॉन n प्लस 1 फॉर ऑल n बिलोंग कर रहा है किसमें, कैपिटल एन या फिर नेचुरल नंबर में। ध्यान रखिएगा रियल सीक्वेंस की बात जब भी आ जाएगी तो नेचुरल नंबर ही लिया जाएगा और कुछ नहीं लिया जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखो, अब हमें जरूरत पड़ती है किसकी, xn प्लस 1 की। xn प्लस 1 बोले तो कि सर n की जगह n प्लस 1 पुट कर दो, सिंपल है। तो यहाँ n की जगह n प्लस 1 पुट करोगे तो ऊपर तो n प्लस 1 हो जाएगा और नीचे क्या होगा n प्लस 1 कि सर डेफिनेटली n प्लस 2 हो जाएगा। भाई ऊपर तो क्या हो गया n प्लस 1, नीचे क्या हो गया n प्लस 2, क्यों, क्योंकि मैंने n की जगह क्या सब्स्टिट्यूट किया, n प्लस 1। क्लियर। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो, इसको इक्वेशन सेकंड दे दो। चेक करने का सिंपल सा तरीका है कि नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करके देखो, अगले पद में से पिछले पद को माइनस करके देखो। तो करो भैया, xn प्लस 1 में से इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, xn प्लस 1 में से xn को माइनस करो तो ये कितना कि सर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 माइनस ये वाला कि सर n अपॉन n प्लस 1। एलसीएम कितना आने वाला है कि सर डेफिनेटली n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 आने वाला है क्या, जी सर ठीक है। ये मल्टीप्लाई होगा इससे तो कितना आ जाएगा n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ये मल्टीप्लाई होगा इससे तो n इंटू n प्लस 2। तो आपके पास आने वाला क्या है कि सर xn प्लस 1 माइनस xn इक्वल, नीचे तो वही n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 है, n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 है ही नीचे कितना है n प्लस 2 इंटू n प्लस 1। n प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा कि सर ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। n प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 माइनस ये n इंटू n स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2n हो जाएगा, ठीक है। n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2n से 2n कैंसिल हो गया, ओनली क्या बच गया कि सर xn प्लस 1 माइनस xn इक्वल टू 1 अपॉन n प्लस 2 और n प्लस 1। क्या कोई क्वांटिटी नेगेटिव आई कि सर नेगेटिव तो नहीं दिख रही मुझे, ठीक है। अच्छी चीज सुनो, सारा काम किस पे डिपेंड करेगा, n पे डिपेंड करेगा। n कहां बिलोंग कर रहा है कि सर n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, n कहां बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में कि सर जीरो इंक्लूड नहीं है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से n हमारा क्या कर रहा है बिलोंग कर रहा है इनमें। मतलब n की वैल्यू या तो 1 रखी जाएगी, n की वैल्यू या तो 2 रखी जाएगी या 3 4, मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी ही रखी जाएगी। अब जब भी आप कोई धनात्मक संख्या इनकी जगह रखोगे तो ये पॉजिटिव ही रहेगा भैया, नेगेटिव तो हो नहीं सकता। भाई नेगेटिव होने के चांसेस कब हैं, जब यहाँ n की वैल्यू जैसे -3 आ जाए तो -3 प्लस 2 -1 होगा, -1 को जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन उस n को फिर यदि वो भी नेगेटिव हुआ तो फिर वो पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं, n हमारा नेचुरल नंबर है, n हमारा प्राकृत संख्या है। n यदि प्राकृत संख्या है तो उसकी वैल्यू तो 1 2 3 4 कुछ ऐसे ही लिखी जाएगी। तो ये जो क्वांटिटी है ना ये वाली, ये कैसी है, पॉजिटिव है, ये जीरो भी नहीं हो सकती क्यों, क्योंकि जीरो तब होती जब अपॉन में इन्फिनिटी होता, ये यदि इन्फिनिटी होता ना तब ये क्या बनता जीरो, और इसका इन्फिनिटी होना पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि जो n है वही नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है प्राकृत संख्याओं में, और जो प्राकृत संख्या जो है हमारी उनमें इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होता, उनमें इन्फिनिटी शामिल नहीं है, ठीक है। और जब तक इन्फिनिटी शामिल नहीं है तब तक ये जीरो नहीं बनेगा, मतलब ये जीरो नहीं होगा। इंप्लाइज करके आप क्या लिख सकते हो कि xn प्लस 1 माइनस xn जो है वो ग्रेटर देन क्या होगा, जीरो, इक्वल साइन मत लगाना, क्योंकि ये कैसी क्वांटिटी है कि सर ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि जो xn प्लस 1 माइनस xn है वो कैसी क्वांटिटी आ गई है, पॉजिटिव क्वांटिटी आ गई या फिर धनात्मक संख्या आ गई। और आप खूब अच्छे से जानते हो किसी एक नंबर में से दूसरे नंबर को माइनस करने पर, किसी एक टर्म में से दूसरी टर्म को माइनस करने पर यदि पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही है, धनात्मक संख्या आ रही है, तो वो तब ही पॉसिबल है जब xn प्लस 1 बड़ा हो किससे, xn से, क्योंकि बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तभी तो पॉजिटिव आएगा। तो इंप्लाइज करके आप लिख सकते हो, चाहे भले इस xn को उधर ले जाओ, बात तो वही है कि xn प्लस 1 बड़ा है किससे, xn से। और ये कंडीशन काय की होती है कि सर ये कंडीशन होती है हमारी किसकी, एकदिष्ट वर्धमान की। एकदिष्ट किसकी, वर्तमान या मोनोटोनिक इंक्रीजिंग की होती है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग की होती है। लेकिन चूंकि अब इक्वल का साइन नहीं आ रहा जीरो का, क्योंकि इन्फिनिटी नहीं बन रहा, जब जीरो इंक्लूड नहीं है तो आप क्या कह सकते हो कि चलिए स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है या फिर निरंतर वर्धमान अनुक्रम है। लिख देना इसको, कैसा है ये, जो xn है, जो xn है हमारा कैसा है, निरंतर वर्धमान
निरंतर एकदिष्ट वर्धमान, निरंतर एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम। एकदिष्ट वर्धमान तो है ही, लेकिन उसमें भी स्पेसिफिक कंडीशन होगी कौन सी, कि सर निरंतर भी है। स्ट्रिक्टली मोनोटॉनिक, मोनोटॉनिकली बोल दो चाहे मोनोटॉनिक बोल दो, इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है जी, एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सा काम, ज्यादा कुछ काम किया नहीं कि एक्सएन को ये दे रखा था, एक्सएन ये हो गया, एक्सएन प्लस 1 ये हो गया, माइनस करके देखा, सॉल्व करके देखा, पता लगा ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही है। पॉजिटिव आ रहा है मतलब जीरो से बड़ा आ रहा है, जीरो से बड़ा आ रहा है मतलब कि साहब ये बड़ा है इससे, क्योंकि ये वाला जब इससे बड़ा होगा तभी तो पॉजिटिव आएगा। ये पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव है मतलब कैसा है ये यदि नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से बड़ी है, अगला पद पिछले पद से बड़ा है, तो अपन क्या कह देंगे कि वो निरंतर एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम है ना आसान। ठीक है, चलो नोट करो। काफी बार बता चुका हूँ, पेपर की फीस 799 रुपीज है। आज लास्ट लेक्चर है, इसके बाद हो सकता है यूट्यूब पे आपको क्लासेज ना मिले इस पेपर की, तो ठीक है ओनली 3 लेक्चर्स और आपको एप्लीकेशन पर मिलेंगे फ्री क्लासेज में। उसके बाद फिर सारी क्लासेज पेड कोर्स में ही रह जाएंगी। तो जो नए पुराने सारे बच्चे हैं हम ज्वाइन कर लीजिए, और 3 दिन का ही टाइम मैं आपको दूंगा, 3 से 4 दिन का टाइम। तो फीस वगैरह सिस्टम है कर लीजिए, वरना फिर वो ऑफर भी काम नहीं करेगा बाद में जो ऑफर दे रखा है। ज्वाइन करिए, आगे बढ़िए। चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल अपन डिक्रीजिंग का भी देखते हैं ना। चलो आगे देखिएगा, नेक्स्ट एग्जांपल अपन ले रहे हैं जिसमें बस सीक्वेंस को चेंज कर दिया मैंने। क्या ले लिया अब की बार, 1/n ले लिया। ठीक है, इसको चेक करना है कि ह्रासमान है या फिर वर्धमान है, मतलब इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। तो प्रोसीजर वही सेम रखना है अपन को, क्या कि एक्सएन है कितना, कि सर 1/n। और आपको याद हो तो ये पहले इसका मैं काफी बार इस एग्जाम्पल को ले चुका हूं। जब जब मैंने कोई भी कुछ टॉपिक समझाया है तो ये एग्जाम्पल मैंने बार बार काम में लिया था, और वहां मैंने आपको समझाया भी था कि इस तरीके का है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अब निकालते हैं अपन क्या, xn प्लस 1 जो कि क्या होगा 1/n प्लस 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो xn प्लस 1 में से xn को माइनस किया तो ये आएगा 1/n प्लस 1 माइनस कितना 1/n। एलसीएम कितना आने वाला है कि सर n प्लस 1 इंटू एन आने वाला है, तो ये n तो 1 से होगा तो n आ जाएगा, माइनस n प्लस 1 1 से होगा तो n प्लस 1 आ जाएगा। तो कितना हो गया n माइनस 1 अपॉन n इंटू एन प्लस 1, ये कट हो गए, तो ये आ गया माइनस का 1/n इंटू एन प्लस 1। मतलब कि सर मतलब ये हुआ कि जो xn प्लस 1 में से हमने xn को माइनस किया तो वो वैल्यू आ रही है माइनस ब्रैकेट में 1/n इंटू एन प्लस 1। n बिलोंग कर रहा है कैपिटल N में, जो कि क्या होता है 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे ही तो होता है। ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, n इंटू एन प्लस 1, एन की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ ऐसी लिखी जाएगी पॉजिटिव क्वांटिटी, और वही n की वैल्यू यहां लिखी जाएगी पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी टर्म कैसी हो गई, ये पूरा का पूरा पद कैसा हो गया कि सर ये पॉजिटिव हो गया। पूरा का पूरा पद ये कैसा हो गया कि सर पूरा का पूरा पद कैसा हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, मतलब धनात्मक पद है। जब ये पूरा का पूरा धनात्मक है, ये पॉजिटिव है, और उसके आगे साइन कौन सा लग गया नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाते हैं कि सर माइनस ही बनते हैं। भाई ये पूरा का पूरा धनात्मक है, ये माइनस साइन लग गया तो ये क्या हो गया माइनस का ही हो गया। बात क्लियर हो गई, मतलब कि जो xn प्लस 1 माइनस xn है वो डेफिनेटली कैसी टर्म है, नेगेटिव टर्म है। नेगेटिव टर्म बोले तो जीरो से छोटी है। जीरो हो सकती है क्या कि सर नहीं हो सकती, रीजन मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि ये वैल्यू कभी भी इनफाइनाइट नहीं बनेगी, और जब ये इनफाइनाइट नहीं बनेगी तो जीरो होने का चांसेस ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन जब बनी तो ये कैसा सीक्वेंस है कि सर जो xn है ना वो हमारा मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है।
मोनोटोनिकली बोल दो चाहे उसे आप, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, अब इक्वल का साइन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, तो सर ये स्ट्रिक्टली भी हो जाएगा कि सर ये स्ट्रिक्टली मतलब निरंतर। देखो सुनो, डिक्रीजिंग तो है ही, उसमें भी एक स्पेशल कंडीशन कौन सी? स्ट्रिक्ट वाली, ठीक है। मतलब हाशमान तो है, लेकिन उसमें भी स्पेशल कौन सी? निरंतर हाशमान अनुक्रम, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपके छोटे छोटे 2 टॉपिक कंप्लीट हुए यहाँ पर। आज की क्लास में अपन इतना ही रखेंगे, बाकी कल डिस्कशन करेंगे हर चीज को लेकर, और अनुक्रम की सीमा मतलब सीक्वेंस की जो लिमिट है उसके बारे में, फिर लिमिट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले मैंने आपको सेट के बारे में समझाया था सब कुछ, और यूनिट आपकी स्टार्ट हो ही चुकी है। और एक बात मैं सबसे कहना चाहूँगा कि कुछ बच्चों के आते हैं, सर जैसा यहाँ पढ़ा रहे हो वैसा बिल्टर सेम रहेगा, मैं थोड़ी बदल जाऊँगा। पढ़ा रहा तो मुझे ही है, तो सेम चलेगा आपकी क्लासेज। और दूसरा ये 7 क्लासेज हो चुकी हैं डेमो की, और इसके बाद की जो क्लासेज है आपको कुछ 2 या 3 क्लासेज फ्री की आपको एप्लीकेशन पर मिलेंगी, उसके बाद फिर सारी क्लासेज पेड कोर्स में आएगी। तो जल्दी से जल्दी क्लास को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपकी क्लासेज मिस ना हो। आप कहीं से भी हो, ऑल ओवर राजस्थान से पढ़िए, और किसी तरह की डाउट या क्वेरी आपको क्रिएट होती है तो आप मुझे मेरे नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ऐप डाउनलोड कर लेना, ऐप पे मिलेंगे अपन। थैंक यू वेरी मच।